नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की, लद्दाख में बनाए राहुल के नए रिकॉर्ड की, मोदी को चीन से मिले बड़े झटके की। बात करेंगे क्यों ईडी डायरेक्टर पर मेहरबान हो रही है मोदी सरकार, मनरेगा पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की, राजस्थान में जीत की ओर बढ़ रहे कांग्रेस की। साथ ही बात करेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कहा नॉर्थ ईस्ट से नहीं छीनेंगे स्पेशल स्टेटस, याचिकाकर्ता ने जताई थी आशंका। सीजीआई बोले जब केंद्र गारंटी दे रहा तो हमें संदेह कैसा। हेट स्पीच मामले में आजम खां को बड़ी राहत, वॉइस सैंपल देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। साल में 2 बार होंगे 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम, केंद्र ने नई शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। 2024 से लागू होगा नया नियम। सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 65,433 पर बंद, निफ्टी 47 अंकों की तेजी के साथ 9,444 पर बंद। ये तो थी सुर्खियां और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई थी, क्योंकि पहली बार कोई देश चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की तैयारी में था। इससे पहले रूस का लूना 25 फेल हो चुका था। चंद्रयान-2 को भी सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाया उसे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के साथ कर दिखाया है। देखिए पूरी खबर। चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही ये कामयाबी मिल पाई थी। चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में पूरा हुआ। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब उसकी चंद्रमा से दूरी करीब 3 किलोमीटर रह गई थी। सबकी निगाहें इसरो पर टिकी हुई थी, क्योंकि चंद्रयान-2 अंतिम मिनट में रास्ता भटक गया था। लेकिन चंद्रयान-3 के साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई और वो सही जगह उतरने में कामयाब रहा। इसके लिए इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान-3 से मिल रहे आंकड़ों की मंगलवार रात भर पड़ताल में जुटे रहे। वे लैंडर को इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है। दुनिया के देशों से भी भारत और इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब लोगों को इंतजार है कब विक्रम और प्रज्ञान फोटो खींचकर पृथ्वी पर भेजेंगे। इसरो ने देश को गर्व करने वाला पल दिया है। इसरो लगातार नई उपलब्धियां बना रहा है। आज दिन भर इसरो पर लोगों की नजरें लगी रही, तो दूसरी ओर राहुल गांधी भी लोगों की नजरों में लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल गांधी की लद्दाख से आती तस्वीरें और उनके सवाल बीजेपी को परेशान कर रही हैं। वो स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं की जानकारी भी ले रहे हैं और इस समय वो लद्दाख में सफर हवाई मार्ग या कार से नहीं बल्कि बाइक से कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तो क्या है राहुल का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी हर दिन कुछ नया कर रहे हैं और जो बीजेपी को परेशान भी कर रहा है। कांग्रेस सांसद 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं और वो लद्दाख में अपना सफर बाइक से कर रहे हैं और राहुल गांधी अब तक करीब 825 किलोमीटर का सफर बाइक से कर चुके हैं। राहुल लद्दाख में लगभग 700 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं। उन्होंने 19 अगस्त को लेह से पेंगोंग लेक तक करीब 224 किलोमीटर बाइक चलाई। इसके बाद 21 अगस्त को 264 किलोमीटर बाइक चलाकर पेंगोंग लेक से खारदुंगला पहुंचे। उसी दिन खारदुंगला से करीब 40 किलोमीटर दूर ले गए। 22 अगस्त को उन्होंने लेह से लामा यूरू तक 136 किलोमीटर बाइक चलाई और 23 अगस्त को लामा यूरू से जंजकार के करीब 125 किलोमीटर तक बाइक चलाई। गुरुवार को राहुल कारगिल टाउन भी पहुंचेंगे। वो यहां पर 25 अगस्त को होने वाली
30 सदस्य लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में भी शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस ने राहुल की ट्रिप की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मोहब्बत का सफर जारी है। इस बीच लद्दाख में राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जुट रही है। लोग उन्हें देखने, उनके साथ फोटो खिंचवाने, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उमड़ रहे हैं। राहुल भी सुरक्षा की परवाह किए बिना लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। लेह में राहुल ने एक जगह सब्जी भी खरीदी और किसी ने उन्हें जब आवाज देकर राहुल से कहा कि मुझे भी चाहिए, तो राहुल ने उसे अपने थैले से सामान भी दे दिया। लेकिन जब राहुल से मिलने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े तो उन्होंने फ्लाइंग किस से अपना प्यार सब तक पहुंचा दिया। लेकिन राहुल की इस अदा से स्मृति ईरानी को फिर तकलीफ हो सकती है, क्योंकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब राहुल ने केवल झुककर अपने कागज उठाए और बाहर की ओर निकल गए, तब बीजेपी महिला सांसदों ने उन पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा दिया था। राहुल गांधी पर तो देश की नजरें लगातार टिकी हुई है ही, वही नजर आज दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट पर भी टिकी हुई थी। पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं, मगर यहां से आने वाली खबरें पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद पीएम मोदी को नहीं होगी। क्या है मामला, आइए देखते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक में भाषण दिया। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आना था, लेकिन उनकी जगह चीन के कॉमर्स मिनिस्टर ने बैठक में शिरकत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह अघोषित तौर पर बैठक का बहिष्कार किया और पीएम मोदी के भाषण को सुनने नहीं पहुंचे, उससे मोदी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि शी जिनपिंग सोमवार की शाम दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन वो मंगलवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक में नहीं आए। शी जिनपिंग के बैठक में शरीक नहीं होने पर चीन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रिक्स के घटनाक्रम को करीब से देखने वाले इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं। चीन में मैक्सिको के राजदूत रहे जोर्गे गुवजार्दो ने लिखा है कि ये बड़ी खबर है। एक बहुपक्षीय फोरम में अघोषित गैर मौजूदगी, जो कि चीन कभी मिस नहीं करता है, बड़ी खबर है। वो भी तब जब इसके लिए भारत के साथ तैयारी और ग्राउंड वर्क किया गया था। अगर ये सच है तो वाकई कुछ गड़बड़ है। अब सवाल यह है कि मैक्सिको के राजदूत किस गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वो बताना चाह रहे हैं कि चीन ने भारत को अनदेखा किया है? अगर ऐसा है तो क्या ये पीएम मोदी के लिए झटका नहीं है? ब्लूमबर्ग न्यूज ने भी लिखा है कि शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर में ब्राजील और भारत के अपने समकक्ष और रूस के विदेश मंत्री के साथ शामिल हुए, लेकिन ब्रिक्स बिजनेस फोरम में तयशुदा कार्यक्रम से गायब रहे। ब्लूमबर्ग ने यह भी लिखा है कि ब्रिक्स के विस्तार में चीन को रूस और दक्षिण अफ्रीका का साथ मिल रहा है, लेकिन भारत को लग रहा है कि विस्तार के बाद ब्रिक्स चीन का मुखपत्र बन सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और दोनों देशों ने ग्लोबल साउथ में अपनी भूमिका मजबूत करने की बात कही थी। लेकिन मोदी से मुलाकात को जिनपिंग ने टाल दिया है, जिसे सीधे सीधे भारत का अपमान बताया जा रहा है। अब देखना है कि मोदी इस बार चीन का नाम लेकर कुछ बोल पाते हैं या नहीं। चीन के राष्ट्रपति ने भले ही पीएम मोदी को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं कि संजय मिश्रा 15 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे या फिर ईडी उनके अंडर में ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट तो साफ कर चुका है कि संजय मिश्रा को 15 सितंबर को ईडी का कार्यालय छोड़ना होगा। मोदी सरकार नए ईडी डायरेक्टर की तब तक नियुक्ति कर दे, क्योंकि अब मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। तो कोर्ट के फैसले को कैसे पलटने की कोशिश में है मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। संजय मिश्रा 19 नवंबर 2018 को ईडी के डायरेक्टर बने थे। उनका कार्यकाल 2 साल के लिए था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 15 सितंबर 2023 तक पहुंच चुका है। केंद्र की मोदी सरकार तो अभी भी उन्हें रिटायर करने को तैयार नहीं दिख रही थी, लेकिन इस बार सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 31 जुलाई तक नए ईडी डायरेक्टर को नियुक्ति करने का आदेश दिया था। बाद में सरकार की मांग पर मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया, यानी संजय मिश्रा 15 सितंबर के बाद ईडी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे। लेकिन मोदी सरकार ईडी को संजय मिश्रा के हवाले ही करना चाहती है और इसके लिए एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की तर्ज पर भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी सीआईओ पद बनाने पर विचार कर रही है।
सेना की तीनों सेवाओं के शीर्ष सीडीएस हैं और दोनों खुफिया एजेंसियां एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। उसी तरह से सीआईओ अपने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई दोनों ही रिपोर्ट करेंगे। ईडी मुख्य रूप से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच का काम करती है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और एफईएमए यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे मामलों में भी कार्रवाई करती है। रिपोर्ट के अनुसार नया पद भारत सरकार में सचिव रैंक के बराबर का होगा। दावा किया जा रहा है कि संजय मिश्रा देश के नए सीआईओ हो सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संजय मिश्रा को ईडी के डायरेक्टर पद से जरूर हटा दिया जाएगा, लेकिन ईडी उनके अंडर में ही काम करती रहेगी। ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के लिए संजय मिश्रा इतने जरूरी क्यों हो गए हैं कि उनके लिए एक नया पद बना दिया जाए। अगर संजय मिश्रा इतने ही जरूरी हैं तो फिर उन्हें सरकार अपना सलाहकार ही बना ले, क्योंकि इस फैसले को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जाएगी। संजय मिश्रा मोदी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं, लेकिन देश के करोड़ों गरीबों पर भी क्या मोदी सरकार की इसी तरह से मेहरबानी बनी हुई है? गरीब परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस की मनमोहन सरकार मनरेगा लेकर आई थी। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत मिली, साथ ही गांव से होने वाला पलायन भी रुका, क्योंकि लोगों को रोजगार घर के पास ही मिलने लगा। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। क्या है खबर, आइए देखते हैं। मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना में कटौती करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 2005 में हमारी कांग्रेस यूपीए सरकार ने करोड़ों लोगों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लागू किया था। मोदी सरकार ने इसे कमजोर किया है। इस साल मनरेगा में बजट में 33% की कटौती की है और 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर मनरेगा मजदूरी का 6,366 करोड़ रुपए बकाया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया ये प्रमुख कार्यक्रम अभी भी 14.42 करोड़ सक्रिय श्रमिकों का समर्थन करता है, जो आधे से अधिक है वे महिलाएं हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मनरेगा एक जीवन रक्षक था और इसने करोड़ों श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम किया, जिससे महामारी के दौरान उनकी आय में 80% की कमी हुई। ये तो बात हो गई मनरेगा योजना की, और बात करते हैं अब राजस्थान में बीजेपी की बढ़ रही मुश्किल की। दरअसल इस साल के आखिर तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, तो बीजेपी नेताओं में गुटबाजी की खबरों ने पार्टी आलाकमान को पहले से ही परेशान कर रखा है। वहीं अब राज्य में टिकट बंटवारा हुआ भी नहीं है कि बीजेपी का दर्द और भी बढ़ गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के रण में इस बार कांग्रेस को रिवाज बदलने का भरोसा है। सत्ता बरकरार रखने के लिए पार्टी जनता के हक में एक के बाद एक कदम उठा रही है। पार्टी एकजुट होकर समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अपनी योजनाओं के जरिए प्रदेश सरकार ने समाज के हर तबके को छूने की कोशिश की है और इस बार सरकार के खिलाफ माहौल भी नहीं है। दरअसल मिशन सरकार रिपीट के तहत कांग्रेस कर्नाटक मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी। पूरी चुनाव रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं और चुनावी वादों के इर्द गिर्द रहेगी। कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर सतर्क है। पार्टी अलग अलग एजेंसियों से सर्वे भी करा रही है। इसके साथ ही पर्यवेक्षकों के जरिए भी फीडबैक ले रही है। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। बता दी, राजस्थान में 1993 के बाद से हर 5 साल पर प्रदेश की सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन जो हवा प्रदेश में चल रही है तो इसे देखकर यही लग रहा है कि सीएम गहलोत का दावा सच हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं बीजेपी की बात करें तो इस बार पार्टी राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और इस घोषणा के बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी में फूट पड़ चुकी है, और अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश में बीजेपी को ही होने वाला है। राजस्थान की खबर के बाद जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, आइए देखते हैं।
मंत्री लोग अब डॉक्टर हो रहे हैं। एक राज्य के मंत्री ने तो 3-4 महीने प्याज नहीं खाने की सलाह दे दी। शायद महंगाई खत्म करने का इलाज मंत्री जी के पास में और कुछ नहीं है। इन्हीं जैसे लोगों को नीम हकीम कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात इंडिया गठबंधन की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी रणनीतिक प्लानिंग करने में जुटे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सभी दलों का बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला सीधा इंडिया गठबंधन से है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी नेताओं की ये तीसरी बैठक होगी। इससे पहले 23 जून को पटना और 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में महा बैठक हुई थी, जिसमें 26 पार्टियों के एक साथ आने पर सहमति बनी थी। मुंबई में होने वाली बैठक में 5 मुख्यमंत्री और 26 पार्टियों के लगभग 80 नेता शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। बैठक की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक के एजेंडे को फाइनल रूप दिल्ली में दिया जाएगा। मुंबई बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम की भी घोषणा की संभावना है। बता दें, 1 सितंबर को ये बैठक शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के लोगों का अनावरण किया जा सकता है। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं के 31 अगस्त को शाम 6 बजे से पहले मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 26 दल गठबंधन समूह का हिस्सा है और 2 दिवसीय बैठक के दौरान कुछ और दल बैठक में शामिल होने के लिए तैयार है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को ग्रैंड हयात होटल में आने वाले नेताओं के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। अगले दिन उसी स्थान पर बैठक होगी और उसके बाद संवाददाता सम्मेलन होगा। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।